वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज है 10 मई और हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मार्केट के फ्राइडे की एक्टिविटी से रिलेटेड, जो कि थी 7 मई को। तो अगर हम 7 मई को इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आपके सामने इंडेक्स रखा हुआ है, जहाँ पे आप निफ्टी की जो क्लोजिंग है आप देख पा रहे हैं कि 9250 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी की शुरुआत हुई थी गैप अप से 9376 पे और उसने एक हाई भी बनाया 9382 का, जो कि बहुत मेजर नहीं था। और उसके बाद में अगर हम जब चार्ट देखेंगे तो देखेंगे कंटिन्यूसली नेगेटिव में ट्रेड हो रहा है और उसने लो बनाया 9238 का और उसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 9200 के पास 9199। इसके बाद में अगर हम ये देखें कि ये तेज़ी की जो सपोर्ट है ये कहाँ से आ रही है, तो हम देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, 200, 500, तो हम लगभग कह सकते हैं कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें ही ये मूवमेंट देखने को मिली है। क्योंकि बाकी अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि सारे के सारे लाल निशान में। इसका मतलब है जो बाइंग इंटरेस्ट या जो मार्केट की जो तेज़ी आई है वो लगभग इन्हीं सेक्टर से आई है, जो बड़े स्टॉक्स है या हम कह सकते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स है या जो बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं वो सारे स्टॉक से आई है। और मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट से ये तेज़ी नहीं आई है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो हम सेक्टर वाइज अगर चलें तो सेक्टोरल इंडाइसेस को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बैंक निफ्टी है जो कि नेगेटिव में क्लोज हुआ है, ऑटो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर सर्विसेज नेगेटिव में क्लोज है, मेटल्स नेगेटिव में है, PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी सभी के सब सेक्टर्स जो हैं नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो जो ये तेज़ी आई है ये पर्टिकुलरली FMCG, IT, मीडिया एंड फार्मा, जो कि अभी सबसे सेफ माने जा रहे हैं। ये सारे के सारे FMCG एसेंशियल सर्विस है, निफ्टी फार्मा एसेंशियल सर्विस है एंड मीडिया एंड IT जो कि सर्विस सेक्टर से रिलेट करता है। इसमें कोई भी प्रोडक्शन या जो सेल्स का जो काम होता है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए हम घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशनल सेक्टर है। तो हम देखें तो जनरली अब जो लोग हैं, लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है वापस एसेंशियल और सर्विस सेक्टर की तरफ में। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम लास्ट टाइम भी हमने निफ्टी के लिए बात की थी कि निफ्टी एक नेगेटिव बायस में ट्रेड कर रहा है। तो अब जैसे प्रीवियस डे का चार्ट है, जो थर्सडे का चार्ट था, मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है और इसमें एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है जो कि एक बेरिश सिग्नल है। अगर ये तोड़ता है इस ट्रायंगल को तो ये 9100 की तरफ जाना चाहिए और अगर ये इसके ऊपर जाएगा तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इसने जो फ्राइडे को जो ओपनिंग दी वो गैप अप ओपनिंग दी, सीधा 9200 से 9300, 350 के ऊपर में खुला। लेकिन अगर हम उस दिन भी देखें, उस दिन भी सेम सिमिलरली खुलने के बाद में, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव बायसनेस है, तो आप फिर देखेंगे कि खुलने के बाद में भी ये फिर से नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड हो रहा है। आप कंटिन्यूसली देखें ये गिरा ही है। बीच में इसने कंसोलिडेशन या हम कहें कि स्टैग्नेशन की कोशिश की थी, बट मार्केट में ऑब्वियसली मैंने बार बार कहा कि सपोर्ट नहीं आएगा, इसको बार बार सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये बार बार नीचे की तरफ ही घसकेगा। तो आप देख सकते हैं वापस ये नीचे की तरफ ही सारा दिन ट्रेड होके लास्ट में इसने 9250 का लो बनाया और 9250 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कॉल और पुट राइटिंग है कहाँ कहाँ लेवल्स पे हुई है। तो हमारा क्लोजिंग का लेवल था 9250, तो अब यहाँ 9250 पे देख सकते हैं कि बहुत मिनिमम कॉल और पुट राइटिंग है। अगर हम 9250 से 9200 की तरफ जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो कॉल अनवाइंडिंग से हमें ये संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है तो जो बियर्स है वो ये रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट मंडे को गैप अप या वापस 9300-400 के लेवल पे खुले। इसीलिए उन्होंने 2 दिन का जो रिस्क है वो लिया नहीं और 9200 पे अपनी जो कॉल्स है वो अनवाइंड कर लिए। अगर हम उसके ऊपर जाएँ 9250 के ऊपर अगर जाएँ तो 9300 पे हम देख रहे हैं कि बुल और बियर दोनों बराबर में उन्होंने कॉल राइटिंग की है और पुट राइटिंग की है। और अगर उसके और ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे जो है कॉल राइट हो रही है। 9400, 9500 इन दोनों लेवल्स पे जो है कॉल राइटिंग हुई है और 10,000 के लेवल पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। और अगर हम 9200 के नीचे आएँ तो हर लेवल पे हमको यहाँ पे भी जो है पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। कोई बहुत ज़्यादा
मेजर पुट राइटिंग हमको देखने नहीं मिल रही है। लगभग 2.5 लाख की अगर हम देखें तो 9,100, 9,000 और 8,800 पे पुट राइटिंग देखने को मिली है। 8,900 की अगर बात करें तो यहाँ हल्की सी हमें पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर ट्रिगर नहीं है और ये कुछ बहुत ज़्यादा मेजर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। लेकिन अगर 9,400 की बात करें तो यहाँ पे जो जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुई है तो ये ज़रूर हमको संकेत दे रहा है कि हो सकता है 9,400 के ऊपर जाने में मार्केट को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो जो अभी हमें को ये ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज हुआ है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इमीडिएटली हो सकता है कि मार्केट मंडे को ओपन अप हो सकता है, जो कि शायद बियर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो कॉल है वो अनवाइंड की है। हालांकि ये सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हम अब क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल जो है वो 9,250 के आसपास क्लोज, तो मार्केट जो है वो 9,250 के आसपास क्लोज हुई है। तो 9,250 की बात करें तो यहाँ पे कोई मेजर हम देख रहे हैं कि कोई कॉल या पुट नहीं है, तो ये एकदम न्यूट्रल लेवल पे जो है क्लोज हुई है। अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कॉल राइटिंग काफ़ी हेवी है और ये बायसनेस जो है बहुत ज़्यादा है। हालांकि 9,300 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें जिस तरह से 9,200 पे जो अनवाइंडिंग हुई है कॉल्स की, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 9,300 पे जिस हिसाब से पुट्स खड़ी है और 9,200 के लेवल पे भी जिस हिसाब से पुट्स खड़ी है, तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि मंडे मार्केट ऊपर खुले। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर खुलेगा उसके बाद में आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस है उसको देखने मिल रहा है। तो मार्केट इमीडिएटली तो ऊपर जाएगा नहीं, और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है जनरली मार्केट या इंडेक्स को हम कहें तो कुछ ही स्टॉक्स ने बचा रखा है। जनरली आप अगर देखेंगे तो जो हेवी वेट्स है इन्फोसिस, HUL या रिलायंस, ये 4 या 5 स्टॉक्स या 10 स्टॉक जो टॉप 10 जो हेवी वेट स्टॉक्स है मार्केट के, सिर्फ वही चल रहे हैं और इसीलिए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बायसनेस दिखा रहा है। सिर्फ बायसनेस, मेरा कहने का मतलब है बायसनेस तो नेगेटिव ही है, लेकिन वो ऊपर की तरफ ट्रेंड बार बार जो है वो ले जा रहा है। लेकिन ये सच नहीं है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 स्टॉक्स हैं जो मार्केट को डेली ऊपर की तरफ पुश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से भी जो प्रॉफिट्स है वो बुक होना शुरू हो जाता है और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो एक बात तो पक्की है कि जिस दिन भी मार्केट अब गिरेगा या जिस दिन भी अच्छा एक ट्रिगर मिलेगा मार्केट को नीचे जाने के लिए और उस दिन बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ और पहले भी कहता आया हूँ कि मार्केट में आप बहुत सोच समझ के काम करिए। अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो ऊपर के लेवल जब भी मार्केट में आते हैं तो उस पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए या अपने कॉस्ट पे निकलिए या अपना एग्जिट कीजिए। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे नीचे एंट्री लेने के लिए। तो जैसा हम क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से जो हम समझ रहे थे कि मार्केट हो सकता है कि गैप अप फिर से ओपनिंग हो और हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग मतलब वापस से प्रॉफिट्स बुक हो और वापस नीचे आ जाए और ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। तो जो अभी हम कह सकते हैं या जो हम अभी समझ सकते हैं कि कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी ज़रूर। 99.99% चांसेस है कि मार्केट एक बार ऊपर ज़रूर खुलेगी जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन वापस खुलने के बाद में किस तरह से चेंज होता है ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट लाइव चेंज होता है। तो मैक्सिमम चांसेस है जब भी ऊपर जाएगी ये फिर वापस ऊपर में कॉल राइटिंग जो है वो काफ़ी तेज़ होगी और कॉल राइटिंग तेज़ होने के कारण ऊपर जाने की संभावना कम हो जाएगी और मार्केट में ऐसा कोई पॉजिटिव क्यूज़ है नहीं। अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ जो रिलायंस है, बार बार रिलायंस के अंदर में पॉजिटिव क्यूज़ आ रहे हैं हैवी वेट होने के कारण, बार बार वही जो है इंडेक्स को संभाल के रखा है। तो रिलायंस में भी एक काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये जो वीडियो है आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ और मैंने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए हैं जो मैं डे टू डे ये जो रिपोर्ट्स आपको दे रहा हूँ इसमें भी मैंने काफ़ी चेंजेस किए। मैंने बहुत सारे सेक्शंस इसमें से रिमूव कर दिए हैं और वो अलग से मैं आपको एक जो रिपोर्ट है वो एवरीडे हम एक अपना न्यूज़लेटर लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि हम इस महीने नहीं, हम अगले महीने से लॉन्च करेंगे, 1 जून से लॉन्च करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स नहीं आए हैं। एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई एंड तक हमारे पास आ जाएंगे, तो हम जून फर्स्ट वीक से वो न्यूज़लेटर शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको वो न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना हो तो नीचे गए दिए हुए लिंक पे आप अपना डिटेल्स आप छोड़ सकते हैं और आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जून से जब भी हम अपना लॉन्च करेंगे आपको न्यूज़लेटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो खैर जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो यही है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को कि एक बार गैप अप ओपनिंग होगी या हम कह सकते हैं मंडे मार्केट एक बार तेज़ होगा, उसके बाद में फिर वहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी।
तो ये जो लेवल्स हैं वो अभी हमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर ऊपर या नीचे का लेवल्स नहीं दिखा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ में जो बायसनेस है वो कम है, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है मार्केट के, और नीचे जाने की तरफ मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप अगर ओवरऑल भी अगर सिनेरियो देखें तो आप कॉल्स आपको ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू पुट्स, और जब कॉल्स बहुत ज़्यादा हैवी है तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट का बायसनेस जो है वो नेगेटिव ही रहेगा, अब वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो अगर हम अपने DIAs के एक्टिविटीज़ की बात करें कि DIA जो म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या बाय सेल किया है, कितना बाय सेल किया है, तो हम देखें कि 8 तारीख को उन्होंने 3,400 करोड़ का माल ख़रीदा है और 4,900 करोड़ का माल बेचा है, तो लगभग 1,500 करोड़ का उन्होंने नेट सेलिंग की है। नेट सेलिंग मीन्स उन्होंने अपना जो भी स्टॉक्स है जो भी है वो ऑफलोड किया है, और इसी हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो देख सकते हैं कि मार्केट कुछ देर बाद में नीचे आने लग गया था। तो मैक्सिमम चांसेस है कि रिडम्पशंस आए होंगे उनके पास में, और रिडम्पशंस आने के कारण उनको मार्केट में अपने जो है शेयर्स जो है वो ऑफलोड करने पड़े होंगे। तो इसीलिए मार्केट जो है आप देखते हैं ऊपर जाते ही नीचे आ जाती है, क्योंकि सब जिसके पास भी म्यूचुअल फंड है तो वो हर इंसान देख रहा है कि मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाए या उनके कॉस्ट पे आए या कुछ प्रॉफिट्स आए तो वो अपना वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी रिडेम्पशन मार ले। तो आगे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बढ़ती ही जा रही है। अभी लॉकडाउन और कितना दिन चलेगा अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूसली इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी और नेगेटिव बायसनेस जो है वो बना हुआ रहेगा। तो अगर हम आगे चलें FIIs की एक्टिविटीज़ की बात करें तो FIIs आप देख सकते हैं, अगर हम इक्विटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 26,392 का परचेज़ की है, 9,269 की सेलिंग की है और 17,000 की जो है नेट इन्वेस्टमेंट है। अब ये देख के आप हो सकता है कि चौंक जाए, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि काफ़ी ये जो फिगर्स हैं वो काफ़ी डेविएट कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सही नहीं है। बट एक्चुअली ये जो है इसमें ग्लैक्सो की जो डील हुई थी वो HUL के साथ जो डील हुई थी उसका ये फिगर है, जो उन्होंने स्टॉक्स अपने सेल किए हैं, जो अपना होल्डिंग सेल करी है, ये उसके फिगर्स इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए इसमें काफ़ी बड़ी हमें क्वांटिटी में जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अगर हम इनके इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शंस की बात करें तो हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि इनके ऑप्शंस जो हैं, अगर हम सेकंड नंबर पे पहली बात करते हैं तो सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शंस में हमेशा लगभग बराबर पोजीशन बना के रखते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी लगभग बराबर पोजीशन बना के रखते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। तो ये क्या है, जनरली ये अपनी पोजीशंस जो है वो हेज करके रखते हैं। अगर हम बात करें तो ये पोजीशंस अपनी हेज करके रखते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 करोड़ का इन्होंने बाय किया है और 16,000 करोड़ का सेलिंग करी है। तो नेट में 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने। और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 5,600 करोड़ की बाइंग करी है और 7,232 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है। तो यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे भी नेट सेलिंग है। तो जब दोनों जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे नेट सेलिंग है, ये दो जगह पे हमें नेट सेलिंग मिल रही है, तो इसका हम एक हिसाब लगा सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये डेफिनेटली है ऊपर में कॉल राइटिंग तेज़ हो जाएगी, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली कॉल राइटर को प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा और वो और ज़्यादा तेज़ी से कॉल राइट करेगा, और वो जितना तेज़ी से कॉल राइट करेगा मार्केट उतनी ही तेज़ी से नीचे आएगी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। और अगर मार्केट नीचे खुलता है तो डेफिनेटली मैंने आपको बोला ही, बार बार मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे उसका रेजिस्टेंस है और नीचे में हर जगह उसको सपोर्ट मिल रहा है, और जब भी वो एक एक सपोर्ट को तोड़ेगा वो अगले सपोर्ट के पास जाएगा और अगला सपोर्ट टूटते ही वो जो है काफ़ी मार्केट नीचे जा सकता है। तो अगर मैं बल्क डील्स की आपके साथ बात करूँ तो बल्क डील्स आपके सामने है, आप देख सकते हैं 8 तारीख को क्या किन स्टॉक्स में सेलिंग हुई है, बाइंग हुई है। तो अगर हम देखें लॉरस लैब्स में सेलिंग हुई है और बाइंग हुई है, काफ़ी सारी पार्टीज़ ने इसके स्टॉक्स बेचे हैं। ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट ने इसके स्टॉक्स सेल किए हैं। एट रोड मैनेजमेंट मॉरिशस लिमिटेड ने इन्होंने सेल किया है। इन पार्टी ने बाई किया है और साथ साथ इन्होंने सेल भी किया है। तो लगभग मुझे लग रहा है ये जो पोजीशन है इन्होंने सेम बनाई, नहीं इन्होंने सेल ज़्यादा किया है इन कंपैरेटिव टू बाइंग। और इसके बाद में मिलेनियम स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड जो है इन्होंने भी अपने होल्डिंग जो है वो सेल और बाई करी है। ज़्यादातर इन्होंने भी जो देख पा रहे हैं कि वो बाई ही किया है इन्होंने। नीचे आते हैं, अगर हम देखें कि इन्होंने ज़्यादातर बाई ही किया है, सेल कम किया है। और PRB सिक्योरिटीज़ इन्होंने भी बाई और सेल दोनों किया है। तो लगभग हम अगर देखें तो ये कुछ हमें माने इफेक्टिव ट्रेड डेटा नहीं मिल रहे हैं हमको, इसमें से कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स हम इस पर नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे। ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि
जहाँ पे भी बाइंग सेलिंग मैंने आपको बोला है कि अगर हमको दिखेगी तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो एक ही पार्टी अगर बेच भी रही है और सेल भी कर रही है तो मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा ऑपरेटर ड्रिवन डेटा होता है जिसको हमको इग्नोर करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें, शोभा लिमिटेड ने अनामुडी रियल एस्टेट ने बाई किया है। इन्होंने पहले भी 7 तारीख को भी बाई किया था। समीर गुप्ता जी जो हैं ये भी अपोलो पाइप्स में काफ़ी दिन से कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज़ में बाई हुआ है। तो ये कंटिन्यूसली हम अगर देखें तो इन सब स्टॉक्स में जो इनके रिलेटेड पार्टीज़ हैं वो बाई कर रहे हैं और इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। यहाँ पे भी आप देखें तो RBL में बाई सेल का डेटा हुआ है तो हमको इसको इग्नोर करना है। एक बड़ी कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज, इसका रिजल्ट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज एग्रोवेट, मोतीलाल ओसवाल, वॉकहार्ट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ADF फूड्स, इन सब कंपनीज़ का रिजल्ट है। सेंट गोबेन, सुबेक्स, काफ़ी सारी कंपनीज़ का हम देख पा रहे हैं कि रिजल्ट्स हैं। तो लगभग 10 से 12 कंपनीज़ का कल रिजल्ट है। लेकिन मेन जो कंपनीज़ जो इफ़ेक्ट करेगी मार्केट को, जैसे पीरामल एंटरप्राइजेज़ है, इस कंपनी का रिज़ल्ट, और गोदरेज प्रॉपर्टी का एंड वॉकहार्ट का, ये 3 कंपनीज़ का रिज़ल्ट जो है मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है। जो मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट है, इनमें देखने को हमें मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल भी एक इम्पॉर्टेंट है और इनमें एक न्यूज़ भी है जो काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है मार्केट को। तो इसमें से मैंने जो है टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स की जो लिस्ट है वो मैंने निकाल दी है। इसके अंदर में मैंने इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि ये डेटा उनको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं समझा और मैंने उन्हें जो टॉप गेनर्स टॉप लूज़र्स की जो लिस्ट है वो मैंने निकाल दी है। वो जो है अब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज़लेटर में देंगे। तो जो भी आपको ये सारी जो डिटेल्ड रिसर्च है, जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, आपको न्यूज़लेटर में मिलेगी। तो न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने का लिंक जो है वो मैंने नीचे में दिया हुआ है, तो आप काइंडली उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप नीचे में अपने डिटेल्स दीजिए। तो रिलायंस के बारे में जो मैं बात करने जा रहा था वो ये थी कि रिलायंस जो है वो कंटिन्यूसली अपने जियो की जो स्टेक है वो सेल करने में लगा हुआ है और बड़े बड़े जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है उनको ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स अगर इंडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने का, और वो भी रिलायंस जियो जैसी कंपनी पे, तो वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कुछ सोच के काम कर रहे हैं और जियो का जो विजन है वो उनके साथ मैच कर रहा है। तो अगर हम देखें कि एक जनरल अटलांटिक कंपनी है जो इन्वेस्टर है वो रिलायंस में स्टेक खरीदने की बात कर रहा है। ये लगभग 850 से 950 मिलियन जो है वो स्टेक बाय करने की इनकी प्लानिंग है। और एक कंपनी है विस्टा स्टेक्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी एक कंपनी है जो जो 8 बिलियन डॉलर की जो डील है, ये इतना बड़ा स्टेक जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी की, जो अभी सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है, तो सोवरेन वेल्थ फंड जो है सऊदी का, वो जो है वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा है रिलायंस में इन्वेस्ट करने की। जो सऊदी अरबिया का जो सोवरेन वेल्थ फंड है वो 320 बिलियन डॉलर का है और ये भी इसमें एक माइनॉरिटी स्टेक जो है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारी न्यूज़ है जो जियो के लिए आती जा रही है, बार बार नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये शो कर रहा है कि जो जियो का जो बिज़नेस प्लान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसमें काफ़ी सारी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी हमको। और हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद में जो है एक जियो जो है एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में वो एक्सप्लोर कर पाएगा और जो उनका विज़न है रिलायंस को डेट फ्री बनाने का वो भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इसके अंदर में हम जो मूवमेंट है वो हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो करंटली प्राइस्ड है, तो जो करंट रिलायंस का जो प्राइस है वहाँ से कम 5 से 10% की तेज़ी हमको अभी और देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि मार्केट को जो स्टेबलाइज़ करने का काम है वो भी जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करेगी। लेकिन 5 से 10% के बाद में हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट्स जो है वो बुकिंग शुरू हो जाए और मार्केट जो है वो नीचे में आ जाए। और इसकी जो राइट इशू की जो रिकॉर्ड डेट है वो भी 15 मई जो है वो तय हो चुकी है। तो 15 मई तक जो है इसका प्राइस सपोर्ट रहेगा। 15 मई के बाद में जो प्राइस का मूवमेंट होगा उस पर हमको ज़रूर ध्यान देना होगा, क्योंकि 15 मई के बाद हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुक हो। तो 15 मई की जो डेट है वो लगभग नेक्स्ट फ्राइडे तक की है, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक हो सकता है कि रिलायंस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। और बाकी जो है वो चार्ट्स रिलायंस का मैं आपके सामने कुछ दिन बाद लेके आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या हमको उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
या उससे भी निकल जाना चाहिए। लेकिन एट करंट लेवल्स 5 to 10% के गेन के लिए आप अभी बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार लाइफ टाइम हाई अटेम्प्ट करता है तो उसके बाद डेफिनेटली एक बार वो ऊपर जाएगा, वहाँ से 5 से 10% का मूव एक बार दिखा सकता है। तो पार्शियल प्रॉफिट जो है वो आप जब भी वो लाइफ टाइम हाई से अगर रिवर्सल का साइन मिलता है, आपको लगे कि वहाँ से गिरने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तुरंत आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और 1400 को स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से आपको 1400 तक बने रहना है। 1400 के बाद आपको निकल जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो मैं अपनी बात यहीं पर वाइंड अप करूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको किन स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू वेरी मच।